10th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है फिज़िक्स, क्लास है हमारी 10th, ठीक है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जो है हमारे पास, इसका नाम है SHM एंड वेव्स। बेटा दो चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, SHM और वेव्स के बारे में। तो SHM को समझने से पहले SHM है क्या? SHM फुल फॉर्म है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फुल फॉर्म ऑफ SHM। क्या है फुल फॉर्म SHM की? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, समझ आ गई। SHM किसकी फुल फॉर्म है या किसके एब्रिविएशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये SHM की फुल फॉर्म है। इसके बाद हमने देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें मोशन को समझना पड़ेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में मोशन होती क्या है। दो चीज़ें आपने पढ़ी थी, दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, मोशन एंड रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट में कोई भी बॉडी तब होती है जब आपने वो सराउंडिंग के लिहाज से या इर्द गिर्द के लिहाज से आपने पोजीशन चेंज ना करी हो। आपने पढ़ा था रेस्ट के बारे में और दूसरा पढ़ा था आपने मोशन के बारे में। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं करी, डज नॉट चेंज पोजीशन, पोजीशन को चेंज नहीं करी, अपनी हालत चेंज नहीं करी, जिस हालत में है वैसे ही है, तो उसे हम कहेंगे रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज कर रही है, उसकी हालत चेंज हो रही है, पहले वो एक हालत में पड़ी थी, एक जगह पे पड़ी थी या एक पोजीशन में पड़ी थी, अब वो दूसरी पोजीशन में चली गई है, तो उसे हम ये कहेंगे अपने सराउंडिंग के लिहाज से, उसे हम ये कहेंगे वो किस में है? मोशन में है, ठीक है। फिर हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, बाकी टाइप्स हम नहीं देखेंगे। जो टाइप को लेके हमने इस चैप्टर में आगे चलना है, चीज़ें समझनी हैं, उस टाइप को हम देख लेते हैं। हमने टाइप एक पढ़ी थी जिसका नाम था वाइब्रेटरी मोशन, जिसका नाम था वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी about its मेन पोजीशन। किसी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे या बेटा इसके लिए दूसरा वर्ड है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन का। अब इसी वाइब्रेटरी मोशन को आगे हमने समझना है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन का यहाँ हम नाम चेंज करने लगे हैं। वाइब्रेटरी मोशन का नाम हम आगे यूज़ करेंगे, जहाँ भी ये वर्ड आएगा ऑसिलेटरी मोशन का। आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने ये समझना है कि ये है क्या? ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम वाइब्रेटरी मोशन है। यूँ कह सकते हैं जो वाइब्रेटरी मोशन आपने पहले पढ़ी हुई है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कहीं पे वर्ड आएगा ऑसिलेशन, इसका मतलब ये होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? वाइब्रेशन की, कि कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, वो बॉडी वाइब्रेशन में है। ऑसिलेशन में है मतलब वाइब्रेशन में है, वाइब्रेशन में है मतलब वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ हरकत कर रही है, मोशन में है, ठीक है, आगे पीछे हरकत कर रही है। ऑसिलेशन का वर्ड आ जाए या ऑसिलेट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? वाइब्रेट। क्या मतलब है? वाइब्रेट। चलें यहाँ पे हम ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है। क्या ख्याल है? यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन दोबारा लिखने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। तो ये वाली डेफिनेशन सेम हम यूज़ करेंगे। किसी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द
आगे पीछे मूव करना या मोशन में होना, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, या दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम एज वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बिल्कुल सेम किसकी तरह है? वाइब्रेटरी मोशन की तरह है। लेकिन अब हमने ऑसिलेटरी मोशन की या वाइब्रेटरी मोशन की कुछ आगे एग्जांपल्स देखनी है। ठीक है, एग्जांपल्स कौन सी हैं? एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। या एग्जांपल की बजाय अगर इसे हम नाम देते हैं एप्लीकेशंस का, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कि ऑसिलेटरी मोशन कहाँ पे अप्लाई होती है। अच्छा, ये एसएचएम की हमने बात ये भी करनी थी कि एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की इसे स्पेशल टाइप या खास किस्म कह सकते हैं, वो है। ठीक है, तो हम जो भी कह सकते हैं ये एप्लीकेशंस किसकी हैं? एसएचएम की हैं। किसकी एप्लीकेशन है? एसएचएम की। एसएचएम को आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो एसएचएम भी क्लियर होता जाएगा कि एसएचएम और वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है, हम कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी है हमारे पास। बेटा वो 3 होती हैं। सबसे पहली जो होती है उसमें हमने डिस्कस करना होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम को, मैस स्प्रिंग सिस्टम जिसका नाम है फिनोमिना का। ठीक है, या प्रोसेस का। दूसरा जो है इसमें हम बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इसके बाद थर्ड जो है एक सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसको डिस्कस करते हैं हम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम से अपनी बात को आगे। ठीक है, टॉपिक हमने आगे देखना है किसके बारे में? मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो देखेंगे। उसमें एक टॉपिक है, इसे हम जो फुल नेम है वो हम लिख लेते हैं, मोशन ऑफ मैस अटैच्ड। किससे अटैच्ड है? टू अ स्प्रिंग। मैस क्या हो सकता है? मैस किसी बॉडी का हो सकता है। ठीक है, उसकी मोशन और मैस किससे अटैच हुआ हुआ है? स्प्रिंग से। उसे हम डिस्कस करेंगे। किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें देखें। जैसे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर होता है? जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं, फोर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? एफ से। और डिस्प्लेसमेंट को आपने यहाँ पे एक्स से डिनोट करना है। दो चीज़ें हैं, एफ एंड एक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। और एक फार्मूला यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, एफ इज टू माइनस के एक्स। आपने ये देखना है कि इसमें एफ क्या है, के क्या है और एक्स क्या है। बेसिकली फार्मूला होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जिस स्प्रिंग को हमने मैस के साथ बांधा हुआ है, कोई बॉडी है, उसके एक साइड पे हमने कोई स्प्रिंग बांधा हुआ है और दूसरी साइड जो है वो किसी चीज़ के साथ हमने फिक्स की हुई है। तो एक साइड से हमने क्या करना है? एक साइड हमने फिक्स की और दूसरी साइड से हमने पकड़ के उस पर फोर्स लगानी है। उसे प्रेस करेंगे, मतलब कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे या अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्मल होगा। अगर हम फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम फोर्स लगा के कंप्रेस करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है, इसकी जगह पे हम ये इक्वल का साइन लगाते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ हम इसकी जगह पे के लगाते हैं इक्वल के साइन के बाद। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद स्प्रिंग जो होता है, बेसिकली स्प्रिंग
का कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं के। के क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर के इज़ आ स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो दो बातें लिखी हुई हैं ये देख लें आप, F4x बीच में साइन कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट तब बढ़ेगा जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे। अगर हम फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट में भी ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ेगा जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, अब फोर्स ज़्यादा लगाने से डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ भी है हमारे पास, जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक हम फार्मूला यूज़ करते थे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या फार्मूला था, F इज़ टू m में फोर्स है, यहाँ पे मैस है, यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन। तीन चीज़ें हैं, फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलरेशन में इजाफा होगा, फोर्स के बढ़ाने से, अच्छा मैस जो है ना, मैस कांस्टेंट रहता है, मैस में कोई हम चेंज नहीं कर सकते, मैस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से अगर हम यूज़ करना चाहें, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास F इज़ टू माइनस के एक्स, यहाँ से अगर हम के सेपरेट करें, के किसके इक्वल आएगा, माइनस एफ ओवर एक्स हम लिख सकते हैं इसे। के इज़ टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ओवर एक्स। एफ की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे के इज़ टू माइनस एफ इज़ टू एम में है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम में ओवर एक्स। बेसिकली हम ये बनाना चाह रहे थे। अच्छा अब ये देख लेते हैं इसके बाद ये क्या बनेगा। अब इसमें हमारे पास अगर हम थोड़ा सा इसे अरेंज करें, अरेंज कैसे करेंगे, हम ये चीज़ें देख लेंगे। इसमें जो के है ये भी कांस्टेंट है, किसी बॉडी का मैस जो होगा, जो मैस यहाँ पे उस बॉडी का है जो स्प्रिंग के साथ अटैच हमने की हुई है, उसके मैस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास चेंज होके क्या बनेगा, ए यहाँ से सेपरेट कर लें, ए इज़ टू माइनस के ओवर एम, साथ में क्या आ जाएगा एक्स। अब के भी हमारे पास कांस्टेंट है, मैथ्स में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसकी जगह पे हमारे पास इक्वल की जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, माइनस का साइन और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स। अच्छा इसके बाद हमने क्या देखना है, इसके बाद हमने ये देखना है कि ये ए और एक्स का मतलब क्या है, और ये बीच में जो हमने साइन लगाया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये रिलेशन क्या है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ए और एक्स में दोनों चीज़ें जो हैं, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब एक्सेलरेशन के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होता है। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, क्या पढ़ी थी हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उससे पहले हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के लिहाज से तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ये हमारे पास एक रिलेशन बना। अच्छा इसके बाद हमने कुछ खास चीज़ें समझनी है। एक होती है मेन पोजीशन, वाइब्रेटरी मोशन को हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें एक हमने मेन पोजीशन के बारे में समझना है और दूसरा समझना है एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में। ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है कि मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में क्या डिफरेंस है। मेन पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन हमारे पास बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है मोशन का। बॉडी मूव करते हुए बिल्कुल सेंटर पे, जब नॉर्मल हालत में होती है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी किस में है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, या हम यूँ कह सकते हैं अगर बॉडी रेस्ट में है तो किस जगह पे होगी वो सुकून की हालत में, पॉइंट ओ पे। ठीक है, और उस पॉइंट को हम पॉइंट ओ ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, पॉइंट ओ पे होगी, और उस पोजीशन जो पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, मेन पोजीशन का। इसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बेसिकली दो होती हैं, एक नहीं होती। एक को हम ए का नाम दे देते हैं और दूसरी साइड को हम बी का नाम दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है, मैस स्प्रिंग सिस्टम के हैं इसे, या मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग के हैं, इसमें बॉडी ओ से ए पे जाएगी, ए से वापस ओ पे आएगी, ओ से फिर बी पे जा सकती है। अच्छा कैसे जाएगी, जब नॉर्मल हालत में होगी, रेस्ट की हालत में हम फोर्स नहीं लगा रहे होंगे
तब वो किस में होगी, मेन पोजीशन पे होगी। किस में होगी, मेन पोजीशन पे। जब हम फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच करके किस पे लेके आ सकते हैं, हम पॉइंट ए पे लेके आ सकते हैं। फिर अगर वापस फोर्स लगा के कंप्रेस करें, दबा दें, उसका डिस्प्लेसमेंट कम कर दें, नॉर्मल से भी कम कर दें, फिर वो किस पे चली जाएगी, पॉइंट बी पे चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि ये वाइब्रेटरी मोशन करते हुए बॉडी जब अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अपने एक वाइब्रेशन या चक्कर कंप्लीट करती है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, आगे हम इसकी बाकायदा डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई m/k अंडर रूट। अब ये T का टाइम पीरियड का हमने एक और फार्मूला भी अगले टॉपिक में पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये किसका फार्मूला है, ये टाइम पीरियड है किसका, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है उस मूविंग बॉडी का, टाइम पीरियड ऑफ मूविंग बॉडी विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ठीक है, जिसका मैस जो है वो कांस्टेंट है और नीचे के जो लिखा हुआ है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। 2 जो है वैसे एक रियल नंबर है और पाई जो है इसकी इरेशनल नंबर है, इसकी खास वैल्यू होती है 3.14 कह लें या 22.7।